डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में कल दूसरे चरण का मतदान, 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। बंगाल की चर्चित भवानीपुर सीट पर महामुकाबला, सीएम ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। गुजरात में फिर लहराया भगवा परचम, स्थानीय निकाय चुनावों में भगवा सुनामी में उमड़ी कांग्रेस, सभी 15 निगमों में जीती बीजेपी। महानगर पालिकाओं में बीजेपी का 53% स्ट्राइक रेट। आज हुआ उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, धामी सरकार ने महिला आरक्षण को लोकसभा में पारित न होने पर विपक्ष को लिया आड़े हाथ, कहा सरकार देश की महिलाओं को उनका पूरा अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 36 लाख से ज्यादा ओबीसी छात्रों को मिली छात्रवृत्ति, 9वीं से हायर एजुकेशन तक के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, सालाना 2 लाख या उससे कम आय वाले परिवारों को मिलेगा फायदा, ट्रांसजेंडर को भी मिल रहा योजना का लाभ। मुंबई के मीरा रोड में धर्म पूछकर 2 वॉचमैन पर हमला, कलमा पढ़ने से इनकार करने पर सिक्योरिटी गार्ड्स को चाकू मारा, मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई, आतंकी कनेक्शन का शक। 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, शर्तों के साथ ईरान हॉर्मुज़ खोलने को तैयार, ट्रंप परमाणु प्रोग्राम रोकने पर अड़ा, पुतिन ने अब्बास अराक्ची से किया हर मदद का वादा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल में कल 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण की वोटिंग चुनाव की दिशा और सत्ता का रास्ता तय करेगा। 3.21 करोड़ वोटर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे, जबकि लाखों वोटर लिस्ट आवेदन अभी भी लंबित हैं। वोटिंग के लिए इस चरण में 41,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दक्षिण 24 परगना का भागड़ निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा सबसे ज्यादा, 19 उम्मीदवार मैदान में होने से है, जबकि हुगली जिले के गोघाट में सबसे कम 5 उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण इसलिए अहम है क्योंकि इसमें शहरी केंद्र और राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। ये क्षेत्र अक्सर आखिरी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल कम से कम 7 दिन तक तैनात रहने की बात कही है। उन्होंने कहा 29 अप्रैल को मतदान करें, गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। भले ही भाजपा सत्ता में आए, केंद्रीय बल यहां 7 दिन तक बने रहेंगे। दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण बनाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने राज्य भर में 1553 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पूर्व वर्धमान के टीएमसी पार्षद शामिल हैं, जिन पर भाजपा नेता के घर हमले और डराने धमकाने का आरोप है। बंगाल की सबसे चर्चित सीट भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी के सामने भाजपा के शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। यहां 15 साल की सत्ता बचाने उतरी ममता के सामने नंदीग्राम में उन्हें हरा चुके शुभेंदु वही दोहराने की कोशिश में है। अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर राज्य में भाजपा के दबदबे को साबित कर दिया है। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं ने सत्ताधारी दल पर अटूट भरोसा जताया है। कुल 9,992 सीटों में से 8,068 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें भाजपा ने 6,161 सीटों पर जीत दर्ज कर 76.4% का जबरदस्त स्ट्राइक रेट हासिल किया है। बीजेपी ने 15 नगर निगम में से सभी 15 पर जीत दर्ज कर ली है। इनमें महसाणा, मोरबी, नाडियाड और वापी ऐसे नगर निगम है जहां पहली बार चुनाव हुए थे। महसाणा, मोरबी और नडियाड में कांग्रेस को अब तक एक भी सीट नहीं मिली है। अहमदाबाद में गिनती के दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। वहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन
नई नाबा कांग्रेस की टिकट पर राजकोट से हार गई हैं। तालुका और जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराया है। तालुका की बात करें तो 260 तालुका पंचायत की कुल 5234 सीटों में से 2110 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस को 338 और अन्य को 213 सीटों पर जीत मिली है। 34 जिला पंचायत की 1090 सीटों में से 503 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 68, अन्य को 21 सीटें पर जीत मिली है। महिला आरक्षण को लोकसभा में पारित न होने देने के मुद्दे पर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया और विपक्ष के महिला आरक्षण बिल पर लिए गए स्टैंड की कड़ी निंदा की। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार देश की महिलाओं को उनका पूरा अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में पूरी क्षमता से योगदान दे सकें। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जैसे मातृशक्ति वंदना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से राहत मिली है और राज्य में गैस सिलेंडर की कमी नहीं होगी। सीएम धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने महिलाओं के हितों की अनदेखी की और महिला आरक्षण का विरोध केवल इसलिए किया क्योंकि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिल सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है और बेटियों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि देश में संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97% हो गई है और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 8.2% ब्याज दर के साथ टैक्स फ्री लाभ मिल रहा है। चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी शानदार शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। होने वाला है उतना ही प्रतिनिधित्व होगा, इसलिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान का ये बिल लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार देने में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब पहली बार किसी ने सच्चे मन से महिलाओं के हित में कार्य करने का प्रयास किया तो उसे संसद में बाधित कर दिया गया, उसमें बैरियर लगा दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई बड़ी बड़ी। और मातृशक्ति को अगर 23%, 33% का आरक्षण मिल जाता तो इसमें किसी का भी क्या जाता। अगर सीटें बढ़ जाती तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती। आपकी तो सीटें थी, उसी में सीटें बढ़ रही थी और सीटें बढ़ने पर तो सभी को, हर राज्य को कुछ न कुछ मिल रहा था, किसी राज्य का कम नहीं हो रहा था। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी वहां पर किस बात का विरोध कर रहे थे। अगर सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे थे तो वो भी बहाना है, क्योंकि बढ़ी हुई सीटें तो आखिर महिलाओं को ही मिलने वाली थी ना, महिलाओं को ही सीटें मिलती। तो फिर आप लोगों ने इस पवित्र अधिनियम को रोकने का आखिर काम क्यों किया? ये प्रश्न मेरा नहीं है, मुझे लगता है ये प्रश्न एक सामान्य व्यक्ति का भी होगा। जो भी महिलाओं की शक्ति की बात करेगा, महिला बंधन की बात करेगा या महिला अधिकारों की बात करेगा, तो उसके मन में बात अवश्य आएगी कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा था। जब सीटें भी बढ़ रही थी, परिसीमन भी हो रहा था और ठीक समय पर सब कुछ हो रहा था, तो फिर आप लोगों ने उस पवित्र अधिनियम को रोका है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति गंभीरता दिखाने के स्थान पर इनका दृष्टिकोण हमेशा विरोध तक सीमित दिखाई देता है। महोदय, असल में कांग्रेस ने इस बिल का विरोध इसलिए किया कि अगर उनको आरक्षण मिल जाता तो इसका श्रेय भी मोदी सरकार को चला जाता या मोदी जी को मिल जाता। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जब पहले दिन वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि इसका श्रेय मैं आप सबको दे दूंगा, प्रतिपक्ष के लोगों को दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अखबार में भी विज्ञापन दे दूंगा।
अगली खबर का रुख करेंगे। योगी सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 36 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। खास बात यह है कि इस योजना में छात्र छात्राओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर सरकार ने समावेशी विकास का उदाहरण पेश किया है। उत्तर प्रदेश की सियासत से खबर सामने आ रही है, जहां पर हरदोई में भाजपा को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता अखिलेश पाठक ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव के समक्ष सदस्यता लेने के बाद आज पाठक ने अपनी पहली प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनाने का हुंकार भरा है। हरदोई के कदावर नेता अखिलेश पाठक अब पूरी तरह से साइकिल पर सवार हो चुके हैं। 21 अप्रैल 2026 को लखनऊ स्थित सपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल होने के बाद अखिलेश पाठक ने साफ कर दिया है कि उनका एकमात्र लक्ष्य अब 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, आप सभी का अभिवादन। सौभाग्य की बात है कि दिनांक 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को लखनऊ में हमारे जनप्रिय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में मुझे और मेरे सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की पुनः सदस्यता ग्रहण करने का गौरव प्राप्त हुआ। बिहार में विकास कार्य को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। पटना के संवाद सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने नगर विकास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो परियोजना को लेकर सख्त निर्देश देते हुए मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना जंक्शन तक कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि आईएसबीटी राजेंद्र नगर और पटना जंक्शन के आपस में जुड़ने से राजधानी में जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बचे हुए परिवारों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा करते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने की बात कही और हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। वहीं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ट्रिपल-P मॉडल अपनाने और गंगा किनारे बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य में तेजी लाने को कहा। इस बैठक से स्पष्ट है कि सरकार अब योजनाओं की घोषणाओं के साथ साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर के परकोटा में बने भगवान शिव मंदिर के शिखर पर 29 अप्रैल शाम 5 बजे ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर ने किया। अधिकारियों ने एयरपोर्ट, रामकथा पार्क, हेलीपैड और अन्य स्थानों का जायजा लिया। सभी विभागों को समय से पहले तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या धाम में रूट डायवर्जन लागू रहेगा। भाजपा जनप्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 700 स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जी का दौरा जनपद में प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर में एक ध्वज पताका का आरोहण होना है। शिव मंदिर वहां पर जो परकोटे में बना हुआ है उसमें आरोहण होना है। कार्यक्रम प्रस्तावित है, हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। देखिए 29 तारीख को जनपद अयोध्या के अयोध्या धाम में जो वीआईपी विजिट प्रस्तावित है और जो मंदिर में कार्यक्रम होना है उसके दृष्टिगत हमारे और डीएम साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। जो व्यवस्थाएं वहां पर की जानी है
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर चल रहे सत्यापन कार्य के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। राज्य भर में अब तक 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन खारिज किया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया में राजधानी लखनऊ और बिजनौर जैसे जिले सबसे ऊपर हैं, जहां भारी संख्या में खामियां पाई गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और उन्हें व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ये जिसको रिजेक्ट किया गया है, डॉक्यूमेंट की कुछ कमी होगी, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल है वो, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया हुआ होगा। लेकिन सबको समय है, जिसका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है वो 6 जून से पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता है। कोई भी वक्फ संपत्ति उत्तर प्रदेश की एक भी ऐसी वक्फ संपत्ति नहीं होगी जो दर्ज ना हो। हर वक्फ संपत्ति को दर्ज कराना ये हमारा लक्ष्य है और निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को। अगली खबर, मुंबई के मीरा रोड के नया नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना घटी है। एक मुस्लिम युवक ने कथित तौर पर 2 हिंदू वॉचमैन से उनका धर्म पूछा और फिर उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की पहचान सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा के रूप में हुई है। राजकुमार मिश्रा का इलाज मीरा रोड स्थित वॉक हार्ट अस्पताल में चल रहा है, जबकि दूसरे घायल का भी उपचार किया जा रहा है। मुंबई के मीरा रोड में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर जिस तरह से हमला किया गया, उसने सबको सकते में डाल दिया। इस हमले का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद अब जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दी गई है। महाराष्ट्र के मीरा रोड स्थित नया नगर इलाके में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर हुए हमले के मामले में जांच अब और गहराती जा रही है। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इस घटना का आतंकी कनेक्शन बताया जा रहा है और इसमें लोन वुल्फ हमले की आशंका जताई जा रही है। जांच के दौरान आरोपी के पास से एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें ISIS, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे पाए गए हैं। आरोपी ने इन गार्ड से उनके धर्म के बारे में पूछा था और ये भी पूछा था कि क्या वे कलमा पढ़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी के पास से जो नोट मिला है उसमें धमकी भरे वाक्य और कट्टरपंथी विचारों के संकेत मिले हैं, जिससे जांच एजेंसियों का शक और गहरा गया है। नया नगर में जो घटना हुई है इसमें TCS वाला एंगल भी निकल के आ सकता है। जब पुलिस इसको डिटेल में छानबीन करेगी तब इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को जो पता चला है इसमें ATS भी इन्वॉल्व किया गया है और ATS अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें कोई ना कोई आतंकवादी घटना होने की शक्यता भी हो सकती है। शायद उसकी इन्फॉर्मेशन इस वॉचमैन को मिली होगी और उस बारे में भी इनका कोई डिस्कशन हो सकता है। जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूँ, मामले की खबर ऐसी लगी कि रात को मीरा रोड के हद में एक घटना घटित हुई, जिसमें 2 हिंदू व्यक्तियों को धर्म पूछकर चाकू से वार किया गया एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा। तो ऐसे हमें घटना की खबर आई है। इस घटना की पुष्टि तो नहीं करता हूँ, लेकिन सीनियर PI से हमारी बात हुई है और पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है कि ऐसी घटना हमारे सामने आई है। तो बस उनसे निवेदन है कि 307 और UAPA के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर हो और कठोरतम से कठोरतम उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। भागलपुर से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली और फिर 7 समंदर पार से दुल्हन अपने दूल्हे के गांव पहुंच गई। मामला भागलपुर के बेलारी मिल्की गांव का है, जहां के रहने वाले ऋषि की 10 साल पहले फिलीपींस की रहने वाली सारा से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद ऋषि ने सारा से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने करीब 2.5 लाख रुपए खर्च कर वीजा और पासपोर्ट बनवाया और फिलीपींस जाकर सारा से मुलाकात की। वहां उन्होंने सारा के माता पिता से भी मुलाकात की, जिसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी का फैसला लिया गया। कुछ दिनों बाद सारा अपने माता पिता के साथ भागलपुर के बेलारी मिल्की गांव पहुंची, जहां हिंदू रीति रिवाज और पूरे पारंपरिक अंदाज में दोनों की शादी संपन्न हुई। फिलहाल ऋषि एक निजी कंपनी में टेक्निकल एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं। इस अनोखी कहानी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये पिछले 48 घंटों में उनकी इस्लामाबाद की तीसरी यात्रा है। ये यात्रा रूस में अपने दौरे को खत्म के बाद हुई है। माना जा रहा है कि 48 घंटों में इस तीसरी यात्रा का उद्देश्य अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक कूटनीति का प्रयास का हिस्सा है।
ईरान पहली बार हॉर्मुज़ खोलने को तैयार हो गया है। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए एक नया प्रस्ताव दिया था। हालांकि ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। CNN के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए बिना हॉर्मुज़ खोला तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के संघर्ष खत्म करने के ताज़ा प्रस्ताव से कथित तौर पर असंतुष्ट हैं, क्योंकि इसमें तेहरान के परमाणु कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है। Question, Aisha. I don't have tangible answers for you on what we're doing with social media companies, if anything at all. What I will say is it's very important to us that we get the truth and the facts about this case and any case out there as quickly as possible to dispel some of that crazy nonsense that you do see running rampant online. And I think the Department of Justice and the FBI thus far have done a good job of disseminating the truth and the facts about this alleged attempted assassin, the perpetrator in this case, and I understand he'll be arraigned in court very soon. You all see that, and the Department of Justice will be giving a briefing and an update later today. So as far as we're concerned, just providing maximum transparency and hopefully people will believe the truth rather than the lies and the conspiracies that so often do go crazy on social media. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।